अस्सलाम वालेकुम। तीसरा दिन है जी आप लोगों से दूर दूर होते हुए लेक्चर 43 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। IS-36 के MCQs हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, MCQs पेज नंबर 348 पे आ जाए। MCQs में आखिरी से शुरू करेंगे ना, ये आखिर में पास पेपर वाले पड़े होते हैं, अटैम्प्ट नहीं लिखी हुई अगली बार लिख देंगे। एंड पे 3 4 5 जो है ना ये पास पेपर्स वाले होते हैं, फिर ऊपर किताब क्वेश्चन बैंक वाले आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, which two of the following are internal sources of assessing whether there is an indication of impairment? इंडिकेशन सबसे फेवरेट जो आई कैप का MCQ रहा है इम्पेयरमेंट में से, वो इन इंडिकेटर्स वाला ही रहा है। इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, तो कुछ याद है आप लोगों को? क्या याद है आपको? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कौन से होते थे? कुछ याद है? कुछ याद करके बताएं। इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, अच्छा, कंपेटिटर, हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह के मामलात थे, ठीक है जी, कि लॉ बदल जाना और मार्केट वैल्यू एसेट की कम हो जाना। अब देखो ना, भूल रही हैं बातें, है ना। तो ये देखा हमने जाकर यहाँ पे करके कहीं था, हमने फटाफट कहा कि यार चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जाके देखा तो नज़र आया, ओ एसेट्स वैल्यू हैज़ डिक्लाइंड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ओ हाँ, ये भी तो था, कंपनीज नेट एसेट्स हैव हायर कैरिंग वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फिर इंटरनल में ऑब्सोलेसेंस है या फिजिकल डैमेज है। फिर significant and adverse changes including asset becoming idle, plan to discontinue or restructure the operations to which asset belong. Significant adverse changes including plans to dispose of asset before previously expected date. Reassessing useful life of an asset, finite से indefinite हो गई, ठीक है जी। Evidence that assets expected economic performance is or will be worse than expected. हमने कहा यार ये बात यहाँ से तो देखने में मिल जाए ना, तो परिचय तक कहाँ याद रहती हैं सारी बातें। तो उसके लिए भाई पैरा 12 है, ठीक है ना। पैरा 12 ओरिजिनल स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड आपने खोला, IS-36 उसमें ओपन कर लें, IS-36 उसमें ओपन कर लें। जिन बच्चों के पास क्लास में है अच्छी बात है, जिनके पास क्लास में नहीं है कोई मसला नहीं है। जैसे बुक के ऊपर मैंने पैरा 12 लिखा है ना, वैसे ही उन्होंने बुक के ऊपर यहाँ इंडिकेटर्स के साथ पैरा 12 लिख लेना यहाँ, और फिर घर जाके आज इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और बाकी आप ऑनलाइन वाले बच्चे तो पॉज करके पहले स्टैंडर्ड उठा लेंगे, उठा के फिर ये कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को, ठीक है, ओके। अब ये किताब तो हमारे साथ जानी नहीं है, बातें तो यही हैं, यही बातें ज़रा मुश्किल अंग्रेज़ी में हमें स्टैंडर्ड ओरिजिनल में मिल जाएंगी। अब IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पार्ट ए कौन से में है भाई? लाल वाले ए, पार्ट A-2 में। पार्ट A-1 में आपको कहा था IFRS होते हैं, A-2 में IES हैं। तो आपका तो कोई IFRS है नहीं, IFRS 16 और 15 और 9, 10, 3 ये जाके पढ़ने हमने आगे FAR 2 में। तो यहाँ पर कोई IFRS नहीं है, IES हैं आपके सिलेबस में FAR 1 में। तो पार्ट A-2 में लाल बुक वालों के पास IS-36 उनको मिलेगा, और जो छोटे वाले स्टैंडर्ड्स हैं उनमें तो 2 ही पार्ट्स हैं, आई थिंक A और B, ओके। जो मेन है सबसे बड़ा उसके अंदर आपको ये स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड शुरू होता है, बहुत सारी कहानियाँ इसमें होती हैं, चलाते जाते हैं हम, आगे आते हैं जी। बिल्कुल फजूल में सारी बातें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। काम की चीज़ जो होगी मैं खुद रोक लूँगा, ठीक है। ये IN लिखा होता है, इंट्रोडक्शन होता है इन पैरास के अंदर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पैरा हुआ करता है स्कोप पैरा। स्कोप पैरा क्या बताया करता है कि ये स्टैंडर्ड किस किस चीज़ पे अप्लाई होगा। इसको यहाँ से पढ़ने की बजाय मैं आपको आपकी किताब से पढ़ा देता हूँ। असल में ना ये साथ साथ ये भी कंप्लीटनेस भी इंश्योर होती चली जाए ना, ठीक है। स्कोप ऑफ IS-36, IS-36 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, भैया डेट फेयर वैल्यू, ठीक है। However, IS-36 is applicable to property, plant, equipment,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कॉस्ट और इंटेंजिबल एसेट्स। बात समझ आई? अब थोड़ी सी बात जो समझ नहीं आई होनी वो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू वाली और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट वाली। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वहाँ पे जाके समझ आ जाएगी, फिर ये भी काम आपका कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल याद रखने की बात क्या है, IS 16 वाले PPE पर अप्लाई होता है, IS 36, IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है जो कॉस्ट मॉडल पे पड़ी हो। वो कॉस्ट मॉडल वाली जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, लैंड बिल्डिंग, 100% सेम IS 16 जैसा PPE जैसा ही है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम ही बदला है, बाकी पढ़ भी लेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। और इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, ये भी आप वैसे जाकर तो पढ़ेंगे IS 38 को FAR 2 में जाके, सबसे पहला स्टैंडर्ड यही पढ़ाया जाता है नॉर्मली वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वहीं पे टेस्ट होता है। अच्छा खासा बड़ा सवाल इसमें से 12 से 18 नंबर का आ जाया करते हैं इंटेंजिबल में, लेकिन यहाँ सिलेबस में नहीं है। बट इतना तो पता होना चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर आपके पास पड़ा है, कोई फार्मूला है, कोई डिज़ाइन है, कोई पेटेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, इंटेंजिबल्स है। मैं अगर एग्जाम्पल्स लिखना चाहूँ, इंटेंजिबल की एग्जाम्पल्स लिखना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर लिखा है मैंने, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, फॉर्मूला हो गया, डिज़ाइन है, उसके बाद कोई और एग्जांपल आपके जहन में है तो बता दें, गुडविल तो है ही, एटसेट्रा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर और भी हैं, ठीक है ना, कस्टमर लिस्ट है, ब्रांड्स हैं, तो ये भी लिख देता हूँ, चलें, ब्रांड हो गया, गुडविल हो गई। देखें ये ऐसे एसेट्स हैं जिनसे बिज़नेस को फ़ायदा तो मिल रहा है लेकिन वो एसेट नज़र नहीं आ रहा। बड़ी गुडविल है जी इस बंदे की, गुडविल की वजह से कई लोग आते हैं इसके पास, अच्छा गुडविल कहाँ पड़ी है दिखा दो, नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी ये बारीक बात है, सॉफ्टवेयर तो CD नज़र आ रही होती है, भाई CD कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उस CD के अंदर मौजूद जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। तो खैर ये बहस कहाँ जाके करनी है आपने, FAR 2 में, ठीक है ना। तो ये इसके साथ मैं FAR 2 लिख रहा हूँ, बाकी सारा कुछ हमारे सिलेबस में है, वक्त आने पे उसको मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। जी मैं करवाने लगा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा स्कोप पैरा की तरफ आ गया था कि देखो यहाँ पर अब स्कोप में क्या आया जी, इन्वेंट्रीज और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इन्वेंट्रीज को इंश्योर करना कि वो सही वैल्यू पे पड़ी हैं, IS 2 खुद अपने पास, उसके पास मॉडल है, वहाँ इंश्योर कर लेता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू वाली भी फेयर वैल्यू पे पड़ी होती है, तो उन पे नहीं लगता। तो IS 16 PPE पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाली पे, और इन्वेंट्री में नहीं लगता ना भाई, और तीसरा इंटेंजिबल एसेट्स पे, ठीक है। अच्छा अब इस स्कोप पैरा के अंदर आप देखें तो ये लिख रहा है, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स अदर देन, जरा मुश्किल अंग्रेजी थी, अदर देन इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, ये भी रहने दो, ठीक है जी। तो जिन पे नहीं लगता इन्वेंट्रीज और इन्वेस्टमेंट एंड फेयर वैल्यू, ये मैंने 2 निकाल लिए, ये आपके काम के थे। अब बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके काम के नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, डेफर्ड टैक्स IS 12, ये दोनों टॉपिक्स आगे पढ़ने हैं, ये तो आपने आगे ही तो फाइनल में जाके पढ़ना है, एम्प्लॉय बेनिफिट का। फिर फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 FAR 2 में पढ़ना है, बायोलॉजिकल एसेट IS 41 FAR 2 में पढ़ना है। उसके बाद ये तो नहीं है, फाइनल में है। फिर नॉन करंट एसेट्स क्लास, ये भी फाइनल के अंदर है। तो इसलिए स्टैंडर्ड तो पूरे का पूरा होता है, इसलिए मैं स्कोप पैरा यहाँ से आपको हाईलाइट नहीं करवाया वो, ठीक है ना। स्कोप पैरा हाईलाइट यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ से मैंने आपको पढ़ा हाईलाइट कर दिया था, कोई बात नहीं, खैर खीर अच्छी बात है। अगर किसी ने कर लिए तो ये 2 ही करने थे, ठीक है। डज नॉट अप्लाई टू इन्वेंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, आपके स्कोप के अंदर रहते हुए बस IS 38 इन पे अप्लाई नहीं होता। फिर किन पे अप्लाई होता है, PPE पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट पे, और इंटेंजिबल, ठीक हो गया। अच्छा चलो, अच्छा बात तो चली थी कहाँ से, मैं इंडिकेटर्स की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। तो मैंने वैसे ज़रा दिखाना शुरू किया तो बात जज्बाती हो गया मैं ज़रा, इसमें फिर डेफिनेशंस आ रही हैं। बल्कि यूँ करते हैं, पहले इस पैराज, इनके पैराज को जल्दी जल्दी हाईलाइट कर लेते हैं। चलो जी,
पैरा 6 है डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में आ जाए। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। देखते जाना, ठीक है जी। पैरा 6 के अंदर ये डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आगे आए, इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर दें, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, बस ये 4 हाईलाइट कर लें। इतना टाइम नहीं है मेरे पास आज, मैंने काम काफ़ी करना है। कैरिंग अमाउंट की डेफिनेशन हाईलाइट की, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है। उसके बाद आगे आए इम्पेयरमेंट लॉस की और रिकवरेबल अमाउंट की। वैसे ज़रा मेरा दिल कर रहा है मैं आपको ये भी पढ़ा दूँ। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है, ज़रा पढ़ें। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है? आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। ये चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर बड़े होकर ये आ ही जाना है। कैश जनरेटिंग यूनिट इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर कैफ 1, ठीक है ना। ये फिर फाइनल में जाके पढ़ेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। फिलहाल मैंने इसको इसलिए, आपने काटना नहीं है, मैंने सिर्फ हाईलाइट नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, 7 को छोड़ें, 8 को छोड़ें, 9 पे आ जाएं। पैरा 9 हाईलाइट कर लें। पैरा 9 में क्या कहते हैं जी पढ़ते भी जाए ना साथ साथ। पैरा 9, an entity shall assess at each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, entity shall estimate recoverable amount of the asset, ठीक है। हर ईयर एंड पे assess कब करना है जी? हर ईयर एंड पे, कि कोई इंडिकेशन तो नहीं है, ठीक है ना। हर ईयर एंड पर इम्पेयर नहीं करना, इम्पेयरमेंट टेस्ट भी हर ईयर एंड पे नहीं लगाना, लेकिन असेस ज़रूर करना है, कोई इंडिकेशन तो नहीं है हर ईयर एंड पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, तो वो चीज़ें आ गई जिसके लिए मैं चला था। देखें ये पैरा इतना कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होना है आपका MCQs के अंदर कि मैं बार बार इसको अभी ओपन करूँगा आके जब MCQs करवा रहा हूँ। अब नहीं याद रहता बंदे को, आपको याद है मत खोलें स्टैंडर्ड, नहीं याद है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो 1-2 नंबर के लिए आपके पास IS 36 का टैग लगा होगा। IS 36 ओपन करोगे, आपको पता है 12वां पैरा जो है उसके अंदर इंडिकेशंस हाईलाइट किए हुए हैं, सिर्फ सामने खोल के रखने की देर। तो MCQs हैं 1 या 2 नंबर के, वो आपके आराम से हो जाएंगे। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर ये हेल्प करता है। अभी आप देखेंगे आज मैंने MCQs करवाना है, स्टैंडर्ड्स को ओपन कर करके करवाने हैं जितने हो सके, ताकि थोड़ी सी अहमियत का एहसास हो। याद है, मैं आपकी बात करूँ, फाइनल के अंदर शायद मैंने खोला ही नहीं था स्टैंडर्ड्स को, जाके नहीं ज़रूरत पड़ी थी, याद था सारा कुछ, चलता गया। लेकिन अगर पढ़ जाती तो होते ही ना, लेके ना जाते। बच्चे कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता खोलने का, तो भाई ना खोलना यार, नहीं टाइम मिला ना खोलो, पर्चा हो गया पास, ठीक है कर गए। मतलब साथ लेके जाने में ऐसी क्या तकलीफ है, हेल्प मिल ज़रूर जाती है कभी कभार, ठीक है ना। तो कभी कभार वाला चांस भी नहीं लेना, और इसीलिए मैं पैरा हाईलाइट, आज मैं MCQs करवा इस तरह से रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंडिकेशंस इन असेसिंग वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन, यूँ करके ना आप ये सारा कुछ तो हाईलाइट करेंगे ना, इससे बेहतर है सिर्फ ये हाईलाइट करें, इंडिकेशंस, ठीक है जी। ओके, अंडरलाइन भी कर सकते हैं ना आप। इंडिकेशन दैट इन असेसिंग वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन एंटिटी दैट एन एसेट मे बी इम्पेयर्ड, एन एंटिटी शैल कंसिडर एज अ मिनिमम फॉलोइंग इंडिकेशंस, ठीक है। फॉलोइंग पहले कौन से आ रहे हैं जी? एक्सटर्नल सोर्सेज, सब कुछ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। फिर क्या आ रहे हैं जी? इंटरनल सोर्स। ये मैंने लास्ट टाइम बच्चों को एंड पे हाईलाइट करवाए थे, क्योंकि शुरू में बच्चों ने स्टैंडर्ड नहीं लिए थे, लेट होता गया और फिर बाद में नहीं, तो ये लास्ट टाइम की हाईलाइट किए। मैं इस बार रात को नहीं करके लाया, ये लास्ट टाइम का हाईलाइट किए। लास्ट टाइम एंड पे जूम सेशन करके बच्चों को हाईलाइट करवा दिए थे और वो वीडियो लगा दी थी, लेकिन इस बार मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। आप भी स्टैंडर्ड्स को जब कभी कहा जाए तो अगले दिन लेके आएंगे। अब इधर देखें जी, लिखा हुआ है सारा कुछ, वहाँ से भी पढ़ के आ रहे हो, ये अपनी किताब से पढ़ के आ रहे हो। ये एक्सटर्नल इंटरनल थे ना, जहाँ पे पैरा 12 लिखा हुआ है, यही यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ठीक है। पढ़ो, देयर इज एन ऑब्जर्वेबल इंडिकेशन दैट एसेट्स वैल्यू हैज़ डिक्लाइंड ड्यूरिंग पीरियड सिग्निफिकेंटली मोर देन एक्सपेक्टेड। सिर्फ इतनी बात हाईलाइट करते जाओ ताकि आपको मेन बात रहे सामने। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन एंटिटी ऑफ द एंटिटी हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर और विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर इन टेक्नोलॉजिकल। अच्छा जी, अब एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी
किस चीज़ के अंदर? इन द टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट। नजर आ रहे? एक्सटर्नल। आगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर। बस इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि नजर आता जाए मेन, ठीक है ना? सही है। और लास्ट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये चार ही इंडिकेशंस पढ़े थे ना, ये चार यहाँ पे भी तो पढ़े। अब ये स्टैंडर्ड आपके साथ जाना है, तो अब कोई भुला के देखे आपको इंडिकेशंस, ठीक है? इंटरनल इंडिकेशंस हैं, इंटरनल सोर्सेज, ये एक्सटर्नल थे, ऐसे डिब्बा लगा सकते हैं, इसकी भी इजाज़त है, डिब्बा लगा लें, ठीक है? इंटरनल सोर्सेज डिब्बा लगा लें, इजाज़त है बिल्कुल, लेकिन ऐसा डिब्बा ना लगाएं कि वो यूं करके कह रहा हो आपको चेक करते ये क्या। अच्छा, इंटरनल सोर्सेज, एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलेसेंस और फिजिकल डैमेज, significant changes in adverse effect on entity have taken place during the period in context of in the extent to which or manner in which an asset is used or expected to be used. मेरे ख्याल में ना इसको अभी ना हाईलाइट करें, जब मैं कर लूँ बात पूरी तब हाईलाइट करते जाओ। और मैं ये कह रहा हूँ बेहतर ये है कि सिर्फ इस लाल वाली लाइन को हाईलाइट करो, और बेहतर नहीं हो जाएगा? पढ़ना पड़े तो बाकी पढ़ लें, क्या ख्याल है? इसलिए मैं लाल लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ। Significant changes with an adverse effect on entity have taken place during the period. These changes include asset becoming idle, plans to discontinue, restructure. अब देखो काम की बात ये पड़ी थी, हैं significant adverse changes जो कि अफेक्ट करेंगे एंटिटी को। These changes include asset becoming idle, ये internal sources हैं। Plans to discontinue or restructure the operations to which asset belongs, plan to dispose of asset before the previously expected date, reassessing the useful life of an asset as finite rather than indefinite। अभी पढ़ के आ रहे हैं सारी बातें, ठीक है? अब इसमें से आपने क्या किया जी? आइडल को अंडरलाइन किया, प्लान टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशंस टू विच एसेट बिलोंग्स, प्लान टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट before previously expected date, reassessing useful life of an asset to finite rather than indefinite, ठीक है ना? उसके बाद आखिरी, evidence is available from internal reporting that indicates that economic performance of asset worse than expected। मतलब की बातें हमने हाईलाइट कर दी। अब ये पैरा 12 है, ये पैरा आपके शायद एक ही सफ़े पे आ रहा है, ये ऐसे ही है, बस अनलकीली मेरा ऐसे हो गया, ठीक है ना? अब वरना एक सफ़े पे होता मैं ऐसे सामने रखता और एमसीक्यूज आपके सामने रखता, ऐसे 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 सारे एमसीक्यू होते जाते। पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट को समझा हुआ है, किसी हद तक याद भी किया था, लेकिन अब देखो भूला हुआ, ठीक है ना? तो अब देखो एक्सटर्नल सोर्सेज, अब यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है जी? वैल्यू डिक्लाइन हुई है मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है जी? टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आया है, एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है? कैरिंग वैल्यू नेट एसेट्स की ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। इंटरनल ऑब्सोलेसेंस और फिजिकल डैमेज है, आइडल है, डिसकंटिन्यू, रिस्ट्रक्चर या डिस्पोज ऑफ बिफोर एक्सपेक्टेड है, रीसेसिंग लाइफ, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वर्स देन एक्सपेक्टेड। अब ये सारे आपके पास आ गए। अब देखो एमसीक्यूज कैसे होते हैं इस पैरा को देख के। अच्छा खैर आगे भी चल के ज़रा हाईलाइट करते जाएं, फिर अब बाद में अब एक ही बार यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये 12 एक इम्पॉर्टेंट पैरा था, पैरा 12 एक इम्पॉर्टेंट पैरा था, इसको हमने हाईलाइट किया जो यूज़ होने वाले हैं। बाकी देखो कितने पैराज निकल गए पीछे, बहुत सारी चीज़ें निकल गई। आप स्टैंडर्ड से ऐसे ही डरते हैं, मैंने सारे स्टैंडर्ड्स तो आपको नहीं कहना कि आपने जाके पढ़ने बैठ जाना है, सिर्फ जितना हाईलाइट करवाना है वो हाईलाइट कर लें, उसकी भी ज़रूरत पड़े तो ओपन कर लें, तो जब ओपन करेंगे तो सारा काम हुआ पड़ा होगा। अब पैरा 12 आपको जहन में है कि इसके अंदर इंडिकेशंस पड़ी, एक बार यहाँ देख लिया आपने, अब इंडिकेशंस का एमसीक्यू आएगा, अब आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, उसके बाद आगे बढ़ें जी, पैरा सारे गुजरते जा रहे हैं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। और यहाँ पर आ गए हम पैरा 28। पैरा 28 में क्या पड़ा है जी? कॉस्ट टू सेल, याद है कॉस्ट टू सेल? कॉस्ट टू सेल इधर हमारे पास पड़ी थी, मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट में, ये देखो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इनटू सेलेबल कंडीशन, याद आ रहा है? लेकिन मत इंक्लूड करना नॉट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्या चीज? रिडंडेंसी एंड रीस्ट्रक्चरिंग,
याद है बातें? अब ये याद है, पर्चे के अंदर कॉस्ट टू सेल आ गई हैं, आपने इनमें से उठा ली जो उठानी सी चीज़ें, तो मत ओपन करें, कोई ज़रूरत नहीं ओपन करने की पैरा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या कुछ है जी? लीगल कॉस्ट है, स्टैंप ड्यूटी है, सिमिलर ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट है, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग एसेट इनटू सेलेबल कंडीशन है। ठीक हो गया? However, termination benefits and costs associated with reducing or reorganizing a business following disposal of asset are not direct incremental cost। लो, तो बातें भूल भी जाती है इंसान को, बस इतना सा हाईलाइट कर लें, कॉस्ट टू सेल आ गया। ठीक हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो मैंने नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ाई थी। जब वैल्यू इन यूज़ की बात हुई तो मैंने ये तो आपको बताया फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या हो क्या ना हो, इसके भी अपने पैराज हैं, अभी दिखा देता हूँ, ये भी पैराज में मौजूद है, स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना हम, ठीक है? ये पैराज ही होते हैं जो यहाँ लिखे होते हैं। खैर, हम साथ साथ इसको जैसे टॉपिक जो टॉपिक करते जाएंगे ना, ऐसे काम के पैराज हाईलाइट करते जाएंगे। अब स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है, 36 आप देख लें, ठीक है ना? कैश जनरेटिंग यूनिट तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है ना, उससे पहले या उसके बाद रिवर्सल हम हाईलाइट करेंगे। लेकिन सिर्फ काम के पैरा, ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और बोझ सिर्फ अभी पढ़ते पढ़ते हैं, आपने बस स्टिकी नोट लग गया जिसके अंदर यूँ लिखा होगा आइए 36 सबसे पहले, फिर स्टिकी नोट लगा हुआ है पैरा 12, या छोटा सा लिखा होगा आपने इंडिकेटर्स लिख सकते हैं, फिर आगे लिखा होगा कैश फ्लोज, पता होगा इंक्लूड एक्सक्लूड की बात हो रही है, तो ऐसे मेन डिस्क्लोजर्स ऐसे, तो ये स्टिकी नोट्स लग जाएंगे, बस कोई टाइम नहीं लगता, कोई चीज़ 2-3 नंबर की हेल्प चाहिए मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खोलना पड़े, पर खोलना पड़े तो पता तो हो कि क्या चल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखो जी, वैल्यू इन यूज़ ऑफ एन एसेट शैल रिफ्लेक्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इट्स कैलकुलेशन। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको इंक्लूड एक्सक्लूड वाला उस हैंडआउट के अंदर दे दिया था जो मैंने किताब में ये रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त इसको इसलिए नहीं छेड़ा कि ये ज़रा ऐसे ही सारा ये 36 कर लिया हमने, पास पेपर भी कर डाले, सब कुछ आता है हमें, ठीक है ना? लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ जो है ये हमने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि न्यूमेरिकली कोई ज़रूरत नहीं थी इसको पढ़ने की, लेकिन अब एक बार पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकली काम आ सकती है। तो पैरा 30 के अंदर लिखा हुआ है ये सब कुछ। क्या कहते हैं जी? वैल्यू इन यूज़ में ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए, यानी वैल्यू इन यूज़ रिफ्लेक्ट करे, क्या रिफ्लेक्ट करे जी? एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम एसेट। हमने कहा अच्छा जी, और कहते हैं जी एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज फ्यूचर कैश फ्लोज। ने कहा अच्छा जी, और ने कहा जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट। मैंने कहा अच्छा, और जी? मैंने कहा जी प्राइस फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट। मैंने कहा अच्छा जी, और भी कुछ है? मैंने कहा और अदर फैक्टर्स हैं सच एज illiquidity, market participants would reflect in pricing of future cash flows entity expect to derive from। बस काफ़ी है, ठीक है? अब इधर देखो, ये पैरा 30 के अंदर कर लेते हैं, किताब में करने की पढ़ाना होता समझाना होता उस वक्त करता, अब सिर्फ हाईलाइट करना है कि कहीं किसी आ सकती है ये चीज़ MCQs में, जो चीज़ MCQs में आने जोगी होगी उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना? तो MCQs में आ सकता है। वैल्यू इन यूज़ यहाँ पे शुरू होती है, वो कहते हैं जी फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड बी रिफ्लेक्टेड, जितना अंडरलाइन करूँ ना सिर्फ वो करते हैं आप हाईलाइट, ठीक है? फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन। ऊपर तो आपने हेडिंग दी हुई है ना इसको, वैल्यू इन यूज़ की, ठीक है ना? तो कह रहा है फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन, एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस इन द अमाउंट और टाइमिंग, दोनों में, ठीक है? फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, और अदर फैक्टर्स सच एज लिक्विडिटी दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग एंड फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एंटिटी एक्सपेक्ट टू डिराइव फ्रॉम एसेट्स, ठीक है? तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ अदर फैक्टर्स सच एज इलिक्विडिटी, ठीक है जी? तो
अब ये क्या किया हमने पैरा 30 में, अगर कोई एमसीक्यू आ गया, अब ये आपको पता लग गया, एक बार पढ़ना है ना, ये ज़रूर याद रहेगा आपको कि हाँ ये बात हमने पढ़ी हुई। वैसे तो किताब में भी है, चैप्टर में भी है, लेकिन मैंने यहाँ भी हाईलाइट कर दी। आपको एमसीक्यू आ जाता है, वैल्यू एंड यूज शुड रिफ्लेक्ट, नीचे 7 लाइनें लिख देता है, कहता है इनमें से कौन सी हो, तो आपको अब नहीं याद कि कौन सी 5 होनी चाहिए थी, 7 में से कौन सी 5 हैं, कौन सी नहीं है, रट्टे थोड़े ही लगाने हैं। ओपन बुक पेपर किस लिए है? बुक ओपन करो, देखो अच्छा ये 5 हैं, तो फिर जो 2 इसके अलावा हैं वो नहीं होंगे, ऐसे एमसीक्यू। तो भाई सही है। पहले आगे बढ़ें जी, फिर पैरास छोड़े चलते आए 39 पे आए। इधर देखें, 39 को पहले छोड़ें, पहले इधर देखें, बातें याद की थी आपने, याद है आपको? सब याद है आपको, सब याद है, सब याद है आपको। इनफ्लोज में क्या होगा, इंक्लूड क्या करना है कैश फ्लोज में? इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, आउटफ्लोज दैट विल बी नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, ये पैरा 39 में लिखा हुआ, भूल जाता है, नहीं भूलता तो ठीक है, भूल जाता है तो ये सामने जी। एस्टीमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शैल इंक्लूड इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, आउटफ्लोज दैट आर नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, और नेट कैश फ्लोज received or paid for disposal of the asset at the end of its useful life। यही 3 चीज़ें थी, ये 3 यहाँ भी पढ़ी। इंपॉर्टेंट पैरा, ये भी काफ़ी यूज़ हो जाता है, ये एमसीक्यूज़ में ना भी यूज़ हो, मेन सवाल में यूज़ हो जाता है, कोई चीज़ बंदा भूल ही जाता है। इंक्लूड वाली अक्सर नहीं भी भूलता, एक्सक्लूड वाली ज़रूर भूल जाता है, जिनको शामिल नहीं करना। वो कौन कौन से थे याद है? ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, income tax receipts or payments, outflows that have already been recorded as liability, inflows that have already been recorded as asset, cash flows that are expected to arise from future restructuring to which entity yet not committed, estimated cash flows that are expected to arise from improving or enhancing the assets performance। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वंस द एंटिटी इज कमिटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग इट्स एस्टीमेट्स फॉर फ्यूचर इनफ्लो एंड आउटफ्लो वैल्यू एंड यूज रिफ्लेक्ट द कॉस्ट सेविंग एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग। ये आपके लिए रेलेवेंट है, रीस्ट्रक्चरिंग भी आपने IAS 37 में FAR 2 में जाकर पढ़नी है। अब ये बातें आपने यहाँ से पढ़ी हुई हैं, समझी हैं, आपके हैंडआउट्स के अंदर मैंने डाला था ना ये टेबल। ठीक है, अब यही वाला काम 44 और 45 में गिवन है। ये देखो सारे आगे चले गए, पैरा 44 आ गया। 44 में क्या क्या लिखा हुआ देखो, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड फॉर एसेट इन देयर करंट कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखी हुई थी, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट, ये भी आप कर सकते हो, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड फॉर द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, चलो कभी काम आई थी। बहरहाल फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट include estimated future cash inflows or outflows that are expected to arise from future restructuring or improving or enhancing assets performance। ठीक है, 2 हो गए जो इंक्लूड नहीं करने। आगे बढ़ो, 45 छोड़ो, 46, 47, 48, 49 छोड़ो, 50 पे आओ। कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड क्या जी? इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट्स। हम तो कुछ भी याद नहीं करते, हम तो समझते हैं उस वक्त किया था। तो टॉपिक पढ़ाऊंगा ऐसा ही कि याद चीज़ें पहले कर लेंगे, हाईलाइट करवाते हैं, फिर आपको पता लगेगा अच्छा हाँ ये हाईलाइट कर लेते तो। लेकिन फिर अगर उस तरह से चलेंगे तो फिर तो हर वक्त पर्चे में स्टैंडर्ड खोल के बैठेंगे ना, वो नहीं करना। ये तो सिर्फ तब करना है जब आपकी याददाश्त, किसी प्रैक्टिस खूब की हुई है, याद किया हुआ है, याददाश्त साथ नहीं दे रही, तो ओपन करो स्टैंडर्ड पैरा, ओपन करके लिख लो। ठीक है, तो कैसा अच्छा लग रहा है ये स्टैंडर्ड आज आपको, कि जो कुछ पढ़ा हुआ था वो सब कुछ यहाँ पढ़ा है। अभी कहाँ, अभी मैं MCQs पे जाऊँगा तो आप कहोगे, आप सीने से लगाओगे स्टैंडर्ड को कि नहीं आज के बाद तो मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं करना, और जिन्होंने नहीं लिया वो पहली फुर्सत में यही काम करेंगे, देखिएगा आप इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ें जी, 50 के बाद फिर चलने दें आगे, 55 पे आ जाएं, छोड़ें इसको, यहाँ से देखें पहले, ये देखें क्या लिखा हुआ है।
ये भी हमने याद किया हुआ था क्या, डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट। याद है, बस याद है तो अच्छी बात है, भूल जाए तो पैरा 55 है। डिस्काउंट रेट शैल बी प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट। और ठीक है, तो क्या लगता है आपको, रिप्रोड्यूस करवाएगा अब आपसे, कह देगा इंडिकेटर्स लिख के दो, वो कहानी नहीं रही। अब एप्लीकेशन आती है, लेकिन एमसीक्यूज में आ जाते हैं और पता भी होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, डन जी। तो पैरा 55 यहाँ पे आप लिखते आ रहे हैं, जिनके पास बुक है ना वो ऐसे ही साथ साथ फौरन लिख लेते हैं ताकि घर जाके इसको हाईलाइट कर सके। ठीक है नेक्स्ट बेटा, आप टैक्स की क्लास से आ रहे हो बैठो, टाइम से आना था ना, अब इतना हमने मज़े मज़े का पढ़ लिया। पैरा 60 वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्र कर जाओ, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेना है अगर कॉस्ट मॉडल पे। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो आपको पता ही है रीवैल्यूएशन डिक्रीज को मतलब हमने कहा था IAS 16 के सरप्लस की तरह से या लॉस की तरह से ट्रीट करो, याद आ रहा है? ओके, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी, बाद में देख लेना दिल करे तो हाईलाइट करना, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी खास, बल्कि एक काम करते हैं पहले मुझे कर लेने दो, चलो फिर मैं इसको हटा दूंगा। एन इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आपने हाईलाइट करना भी, इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, अनलेस एसेट इज कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, बस इतना काफी है। अच्छा, एनी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज अ रीवैल्यूएशन डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद दैट अदर स्टैंडर्ड। दैट अदर स्टैंडर्ड यहाँ पे आपने लिखना नहीं, आपने नहीं लिखना अपने स्टैंडर्ड पे प्लीज, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ ये। दैट अदर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, अदर स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे इसकी मुराद है IAS 16, यानी कि रीवैल्यूएशन याद है ना, आपको कह दिया था। तो अगर करना चाहो तो इतना हाईलाइट कर लो, वैसे ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये ट्रीटमेंट है जो आपने करना है, ये यहाँ से आके नहीं समझना, इसलिए इसको हाईलाइट ना भी करें तो मेरे ख्याल में ना करें हाईलाइट, बस आपको दिखा दिया मैंने। आगे बढ़ें, ये इंपॉर्टेंट पैरा है। After recording of an impairment loss, depreciation charge for the year shall be adjusted in future years to allocate assets revised carrying amount less its residual value if any on a systematic basis over remaining life। depreciation निकालने का फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है, याद है? इम्पेयरमेंट हो जाने के बाद रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते थे, याद है? ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है हमने, किताब में भी है, किताब में सब कुछ होता है, किताब में सब कुछ होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है पर होता है। पैरा कौन सा चीज यहां पे पहुंचा हूं मैं, ये देखो सिर्फ 63 नहीं 121 भी मैंने इसमें कवर किया हुआ। 63 में वो कहता है इम्पेयरमेंट लॉस आ जाने के बाद रिवाइज बुक वैल्यू को देखो, बाद में रिकवरेबल अमाउंट जो ये रिवाइज बुक वैल्यू होती है, ठीक है, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। और अगर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आए तो उसके बाद भी जो रिवाइज बुक वैल्यू उसको रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं, यही सीखा था ना। ये दो अलग अलग पैराज में यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिख दिया था, मैंने यहाँ लिखा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस द डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर शैल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर ईयर्स टू एलोकेट एसेट्स रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ। यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप घर पे इसको पढ़ेंगे नहीं, ये मैं अपनी तरफ से ख़त्म करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने पढ़ लेनी है, ये एग्जांपल्स सारी आपका होमवर्क हैं, कल मैंने चेक करना है, ये सब कुछ एक बार देख लें आप, कुछ रह ना जाए, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, ये होमवर्क है आपका, जो करने वाली चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स होमवर्क है आपका, कुछ की हुई होंगी कुछ नहीं की हुई होंगी। इंडिकेटर्स मैंने पढ़ा दिए थे, निशान भी लगवा दिए। मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट, ये देखें, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मैंने बता दी है, इसकी एग्जाम्पल है छोटी सी, होमवर्क है आपका ये सारा कुछ। वैल्यू इन यूज़ पे पहुँचे, वहाँ से हमने देखा क्या क्या वैल्यू इन यूज़ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पैरा भी हाईलाइट कर लिया, इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, कहाँ था मैं, वो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ था अभी पैरा, ये ठीक है ना। इसकी आप एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आपने ये इम्पेयरमेंट के बाद डेप्शन करनी है तो क्या हो, तो ये छोटी छोटी एग्जांपल से बात समझ भी आ जाती है। तो एक दफ़ा बैठना है आज, आइए 36 को ऐसे तरतीब से बुक से कर लेना, और साथ साथ
साथ साथ नहीं बल्कि बाद में फिर एक ही बार पैरास को भी हाईलाइट कर लेना जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा था पैरा 63 के अंदर भी यही लिखा हुआ है। पैरा 63 में आपने क्या करना है, आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर शैल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर ईयर्स। इतनी लंबी कहानी क्या करनी, इधर देखो, आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस डेप्रीसिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल। ठीक हो गया। आफ्टर रिकॉर्डिंग, फॉर्मूला को सिर्फ मैंने अंडरलाइन कर दिया, आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। डन, चलें आगे। उसके बाद ये कैश जनरेटिंग यूनिट है, आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको लिखना नहीं है, ये फाइनल में जाके सिलेबस में आ जाएगा। फिर आप गुडविल को भी देखा करेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है ये वहीं पे देखेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, कोई चक्कर ही नहीं है, किसी सूरत में इसका नाम भी नहीं आ सकता। ओके, उसने एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, अदर देन, आप सिलेबस कभी ओपन करके देखें ना, आपको अल्लाह हिदायत दे, तो उसमें लिखा होगा अदर देन कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। अब ये इसके पैरा चल रहे हैं, 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 जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारे काम की चीज़ आ गई, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब मजे की बात, एंटिटी, चलो देख लेते हैं। एंटिटी शेल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड whether there is an indication that impairment loss recorded in prior periods may no longer exist or may have been decreased. If any such indication exists, entity shall estimate the recoverable amount. ठीक है जी, तो ये सारा कुछ हाईलाइट करने की वजह से इतना कर लें जी। Entity shall assess at the end of each reporting period the indication that the impairment recorded may no longer existed or may have decreased. If such, entity shall estimate, फिर क्या करे जी, अगर ऐसा है तो एस्टिमेट करे रिकवरेबल अमाउंट, वही काम जो हमने किया था। ठीक है, अब अगली बात, इन असेसिंग वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर मे नो लॉन्गर एग्जिस्ट डिक्रीज और मे हैव डिक्रीज, एन एंटिटी शैल कंसिडर ऑन अ मिनिमम फॉलोइंग इंडिकेशंस। यहाँ पे भी इंडिकेटर्स हैं, अब ये इंडिकेटर्स किताब में नहीं है, उसकी वजह ये थी, मैंने आपको कहा था कि जो इंडिकेशंस वहाँ पे थी उन्हीं का उलट ये इंडिकेशंस है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलाई हुई। कोई अगर कह दे आपको एमसीक्यू के अंदर कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के इंडिकेशंस क्या हैं, तो आपके सामने ये पैरा होना चाहिए, इस पैरा में से देख के कर लेंगे, वहाँ पे अपने दिमाग को नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक रखा इसीलिए हुआ है कि एक हमें याद है, नॉर्मली जो होता है रिवर्सल के लिए वही कंडीशंस का उलटना होता है, तो अब वो भी वहाँ पे लिख दें, वो भी याद करें, तो फिर मिक्सअप होता है। मिक्सअप नहीं करना, वो याद है। अगर वो इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के इंडिकेशन पूछ लेता आपसे किसी एमसीक्यू में, तो पैरा 112 111 ये क्या है आपके पास अवेलेबल, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वही हैं, बस इसका उलट हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज का उलट। देयर इज आर ऑब्जर्वेबल इंडिकेशन दैट एसेट्स वैल्यू हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। दूसरा, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद अ फेवरेबल इफेक्ट, जहाँ पे एडवर्स इफेक्ट लिखा होता था, याद है, ठीक है। मार्केट इंटरेस्ट रेट हैव डिक्रीज्ड, वहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ था। इंटरनल सोर्सेज में फेवरेबल इफेक्ट, तो एविडेंस अवेलेबल है कि एसेट की परफॉर्मेंस बेटर हुई है देन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल उसके उलट काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि हाईलाइट ज़रूर कर लें, ठीक है ना। और हाईलाइट भी क्या करें, सिर्फ इतनी बात जहाँ से आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देयर आर ऑब्जर्वेबल इंडिकेशन दैट एसेट्स वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, ये बढ़ना अच्छी बात होती है। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन एंटिटी टेकन प्लेस और विल टेक प्लेस इन फ्यूचर इन टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट। पहले वहाँ पे क्या था, एडवर्स इफेक्ट, याद आ रहा है। फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हैव डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वो पहले वहाँ पे क्या था, इंक्रीज्ड, ठीक है जी। उसके बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस विद अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन एंटिटी हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, किस चीज़ में, एसेट यूज एक्सपेक्टेड, ये देखो, and the entity have taken place during the period or are expected to take place in near future in context to which or manner in which the asset is used or expected to be used. These changes include cost incurred during the period to improve or enhance the asset performance or restructure the operation.
अगर ऐसे काम हुए हैं तो फेवरेबल, मतलब जो चीज़ें फेवरेबल होती जा रही हैं। एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल वोटिंग इंडिकेट्स दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, वहाँ पे था वर्स देन एक्सपेक्टेड। तो बस इस तरह से आपने इनको हाईलाइट कर लेना है, मे बी यूज़ हो जाए, ठीक है ना। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ हाईलाइट करें। तो स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करना एक काम है ना जी, कि नहीं? ऐसे ही है, बस फ़ायदा है, ठीक है जी। तो 110 और 111 ये हाईलाइट कर लिया हमने। उसके बाद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में हमने कुछ पढ़ा था। हमने कहा था जी अगर कॉस्ट मॉडल हो तो आपने इतना नहीं बढ़ाना एसिड की रिकवरेबल अमाउंट को, सिर्फ उस हद तक लेके जाना है कि हैड देयर बी नो इम्पेयरमेंट जितनी कॉस्ट डिप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू बनी होती। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इंक्रीज्ड, चल रहा यार, इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट of an asset attributable to a reversal of impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recorded for the asset in past years। बस इतनी सी बात ये आपको मैंने फॉर्मूला में लिखाई थी, ठीक है ना। इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट यानी रिवाइज्ड बुक वैल्यू shall not exceed carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recorded, ठीक है। उसके बाद पैरा 119 में लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट के बारे में। क्या लिखते हैं जी? अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एन एसेट शैल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों के बारे में लिखा है, अनलेस कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद अनदर IFRS यानी 16, एनी रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज रीवैल्यूएशन इंक्रीज। सेम वही बातें हैं, सेम वही बातें हैं, आपको पता है रिवर्सल की क्या जी ट्रीटमेंट है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इसको आपने ना छुपाना है, वैसे काटना नहीं है। गुडविल हमारे नहीं ना स्कोप में, गुडविल तो कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ जाके उसकी अकाउंटिंग आती है गुडविल की, ठीक है ना, उसकी इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में। आ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर एन एसेट शैल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी, अनलेस एसेट इज कैरीड एट रीवैल्यूड मोड। इसको मैं अलग बनाता हूँ, मैं यूँ कहता हूँ अगर एसेट इज, अनलेस एसेट इज कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है जी, बल्कि यूं कर लें, एनी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज रीवैल्यूएशन इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद दैट अदर IFRS। वो जहाँ पे मैंने वो ब्रैकेट में IAS 16 लिखा था ना, कहा था आप ना लिखना इम्पेयरमेंट में, वहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा सकते हैं आप। कौन सा पैरा था पता नहीं, देखो कितने पैराज में से थोड़ा सा तो हमने निशान लगाया। बता सकते हैं मुझे कोई बच्चा इम्पेयरमेंट के पैराज कौन से थे? इम्पेयरमेंट ये मैं खुद बता देता हूँ, ये देखें जी, ऐसे करके मैंने कहा इसको भी निशान लगा लो। जहाँ मैंने लिखा था ना अकॉर्डेंस विद दैट अदर स्टैंडर्ड IAS 16 मत लिखो, लेकिन ये तो पता लग गया कि IAS 16 पढ़ा हुआ मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं यूँ निशान तो लगा सकता हूँ, इसकी तो इजाज़त है, ठीक है ना, सही है। इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफिट लॉस में भेज दो, लेकिन अगर इम्पेयरमेंट लॉस रीवैल्यूड एसेट से रिलेट करता है तो उसको IAS 16 की तरह से रीवैल्यूएशन लॉस समझो। यही बोला था। कौन से पैरा में थे? कड़ी यार, बूम 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 है, हैं? अभी भी दूर है, अभी दूर है, अभी भी दूर है, यहां पहुंच गए जी। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, और एनी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज रीवैल्यूएशन इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। कहानी खत्म। पैरा 119 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ट्रीटमेंट आपको आता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हैं जो MCQs में यूज़ होने हैं। जो अभी तक कौन कौन से निकले हैं, मेन वाले जो हैं वो क्या क्या कैश फ्लो में इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दूसरा इंडिकेशंस वाला, ये सबसे अहम पैराज अभी तक निकले हैं, ठीक है। बाकी भी हमने छोटे मोटे कर लिए हैं हाईलाइट। आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, ये मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था 121। आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स
रिमेनिंग लाइफ, ये भी सिखाया हुआ आपको, ये मैंने वहाँ पे आपकी बुक के ऊपर दोनों को इकट्ठा लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेस रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ। 121 को भी कैश रेटिंग यूनिट तो है नहीं हमारा। अब डिस्क्लोजर्स जो हैं ये मैंने आईकैप को आज ईमेल करनी है कि डिस्क्लोजर्स आपने अपनी किताब में नहीं दिए हुए ना, किसी सवाल में कोई बात की हुई है, थोड़ी बहुत बात करनी है नहीं करनी है मैं कंफर्म कर लूँगा। वैसे मैंने डिस्क्लोजर्स को हाईलाइट किया हुआ है, काम के 2-4 डिस्क्लोजर्स जो हैं, ठीक है बस, लेकिन आपने फ़िलहाल इससे आगे नहीं करना, ठीक है ना जी। ये सिर्फ 2-3 जगहों 2-3 डिस्क्लोजर्स मैंने हाईलाइट किए थे, लेकिन फिर देख लेते हैं। ओके, तो पैरा 121 तक आपने इसको हाईलाइट कर लिया, डन हो गया। अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज, देखते हैं कितनी हेल्प मिली हमें इस हाईलाइट करने से। शुरू करें जी, करें। ओ यार जी, पेज नंबर 348, एमसीक्यू नंबर 42, पैरा 12, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज, internal indicators of assessing whether there is an indication an expected decline in assets market value, increase in interest rate, evidence that asset is damaged, evidence that asset performance is worse than expected। यही दोनों हैं, लेकिन कंफर्म भी कर लेते हैं। पर्चे में अभी तो ताज़ा पड़ा है ना, जहन में है, पर्चे में क्या करेंगे अगर भूल गया तो आपके सामने आगे 36 होगा, आप ऐसे जाकर पैरा 12 ओपन करेंगे। उसने क्या बोला है जी, कौन से सोर्सेज हैं ये, इंटरनल, तो आप इंटरनल में आ गए। इंटरनल में आपने आकर देखा एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज्ड, फिजिकल डैमेज ये आ रहा है, ओके। फिर ये एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन मार्केट एसेट्स मार्केट वैल्यू, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था जी, ये देखें एसेट्स वैल्यू हैज़ डिक्लाइन, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये देखें किधर गया, ये देखें मार्केट रेट इंक्रीज हो गया, मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, ये भी एक्सटर्नल है। आगे कहता है एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज्ड, हाँ फिजिकल डैमेज आ रही है। ये सिर्फ उस सूरत में है बच्चों अगर भूल जाओ तो, वैसे जैसे आपने याद रखा हुआ था, याद था, ठीक है चलो आगे, कोई ज़रूरत नहीं है फिर कंफर्म करने की, कंफर्म है। एविडेंस दैट एसेट्स दैट एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, तो ये सी और डी। साथ साथ सोल्यूशन देखते आना, कोई गलती तो नहीं, सोल्यूशन देखते आना साथ साथ, आखिरी था, सी और डी है जी, डन है। चलें आगे, चलो जी नेक्स्ट। कितनी देर होगी रिकॉर्डिंग, 50 मिनट्स हो गए ना, तो इसको यहाँ पॉज कर दें।